हेलो डियर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्रॉयड ने दिया था। इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते समय मैंने हर एक मैकेनिज्म के साथ एक एग्जांपल ली है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी आपको समझाई थी, जिसमें मैंने एक आइसबर्ग की फोटोग्राफ लेके बताया था कि जो हमारे दिमाग के अंदर छुपी हुई बातें होती हैं वो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए किसी बात पर आप बहुत दुखी हैं, तो आपकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो आंसू आप सोच के नहीं रोए कि मैंने रोना था, वो आपका अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस था जो कि एंजाइटी मतलब टेंशन के कारण आपका स्टार्ट हो गया। तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस जो कि एक इंसान के अंदर अपने आप ही डिवेलप हो जाता है। अब ये कैसे डिवेलप होता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, फ्रॉयड ने इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट सब्लिमेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। जब एक इंसान के अंदर कोई ऐसी सोच आ रही है जो उसको लगता है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी या सोसाइटी इसको बुरा मानेगी, तो वो उस सोच को, उस एनर्जी को किसी और जगह पर डाइवर्ट कर देता है कि वो सोसाइटी की निगाह में बुरा ना बने। एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको बहुत गुस्सा आया है, एग्रेशन मतलब गुस्सा। तो अब वो उस गुस्से को निकालना चाहता है एक ऐसे मैनर में जिसे सोसाइटी बुरा ना माने। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और अपना सारा अग्रेशन, अपना गुस्सा वहां जाके बॉक्सिंग करके उससे छुटकारा पा लेता है। तो सब्लिमेशन मतलब कि जब आप अपने गुस्से को एक इस तरीके से बाहर निकालते हैं कि सोसाइटी के नजरों में आप बुरे ना बने। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखिए। पर्सन एट्रीब्यूट्स हिज ओन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस टू अदर्स। जो आपके अंदर कोई ऐसी बात है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसे आप दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। या यूं कहें कि अपनी सोच, आप बुरे नहीं बनना चाहते तो आप बुराई दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अब आप हो, आप एक जॉब पे हो, आपको अपने मैनेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आप लोगों से ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैनेजर मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि इसको ना मेरे लिए कोई ग्रज है, ये मेरे लिए हार्ड फीलिंग्स रखता है, मेरे लिए बुरी फीलिंग्स रखता है और इस कारण से ये मेरा करियर स्पॉइल करना चाहता है। तो आपने क्या। अब आता है थर्ड मैकेनिज्म, डिनायल। डिनायल का मतलब कि जब एक पर्सन रिफ्यूज करता है, वो ये नहीं मानना चाहता कि रियलिटी क्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। जो ये सच्चाई है उसे वो टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये फीलिंग, ये जो घटना यानी इवेंट हुआ है उसे वो नहीं बर्दाश्त करना चाह रहा, नहीं हो पा रहा उससे बर्दाश्त। तो वो क्या करता है, वो इसको मानना ही नहीं चाहता कि असल में ऐसा कुछ हुआ था। एग्जाम्पल देखिए। एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस बहुत ही बुरा चल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसे दिख रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और वो डूबेगा ही डूबेगा मेरा बिजनेस, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस स्टेट को बोला गया है डिनायल। अगला है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है आपके वो थॉट्स, मतलब आपकी वो विचार जो आप दबाना चाहते हो, क्योंकि वो विचार जो हैं वो आपको गिल्ट की यानी बुरी फीलिंग देते हैं और आप वो फीलिंग नहीं लेना चाहते, इसलिए आप उन विचारों को दबाते हो, उन थॉट्स को रिप्रेस कर देते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक सोल्जर है जो कि वॉर पर गया था। जब उसने वॉर वहां पर करी तो एक गलती से उससे सिविलियन था, एक आम नागरिक, उससे मारा गया।
ये उसके मन में घर कर जाती है बात, उसे ये सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो इसको याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसके दिमाग में है और बार बार उसको ये चीज डराती है, नाइटमेयर की तरह, बुरे ख्वाब की तरह। तो इस सोच को वो दबाना चाहता है। तो जिस सोच को आप दबाना चाहते हैं उसको बोला जाता है रिप्रेशन। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वर्ड आपने बड़ी बार सुना होगा कि रैशनल मैन, यानी जो अपना अच्छा बुरा समझता है। तो रैशनलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि जब आप अपने आप को एक ऐसा सब्स्टिट्यूट दे देते हैं जो आपको सेफ लग रहा है, एक सिचुएशन है जो आपके लिए थ्रेटनिंग है, बुरी है, और आप अपने बिहेवियर को एक उसके अंदर रीजनेबल दिखाते हो कि भाई मैंने तो जो किया था वो बिल्कुल सही किया था। लाइन को पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेफ एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। आप भी लाइफ में ऐसे ही करते होगे, जब भी आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बना के अपने आप को सच्चा दिखा देते हो। इसे बोला जाता है रैशनलाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, मान लो कि एक मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया, वो बहुत गुस्सा है उन पे। तो लेकिन ये बात वो खुद भूल गया है कि कितनी बार वो खुद भी लेट होता है, ये बात नहीं वो जान रहा। उसका रैशनल दिमाग ये कह रहा है कि ये वर्कर है, ये मेरा सबॉर्डिनेट है, तो इसने जो काम है वो तरीके से करना था। इसे बोला जाता है रैशनलाइजेशन। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी दे देती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो पेपर में नकल करता है। तो करने का वो रीजन क्या देता है, वो ये रीजन दे देता है कि पेपर जी बड़ा ही मुश्किल था, या मैं बहुत बीमार हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाया, पास होने के लिए मैंने नकल कर दी। यानी आपने अपने जो सिचुएशन थी उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन बना दिया। इसे बोला जाता है रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म। अगला देखते हैं। अगला है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, देखो हम सबको लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस के ऊपर आ जाते हैं हम, जो हमारे लिए थ्रेटनिंग होती हैं। हम उन सिचुएशन में नहीं आना चाहते, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि हम एक सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। फिर उस सिचुएशन में हमें अपना रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है। तो वो सिचुएशन थ्रेटनिंग होती है, और उसमें अपना रिस्पॉन्स देते समय क्या होता है कि मैं अपनी एज से कई साल पीछे वाला बिहेवियर जो है वो अपना लेती हूँ। लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है अ वे अप्रोप्रिएट टू एन अर्लियर स्टेज। हम कहते हैं ना कई बार कि तू बच्चों की तरह बिहेव करने लग गए हो इस सिचुएशन में, इसे बोला जाता है रिग्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, एक मैन है, मैन कह लो, एम्प्लॉय कह लो, कुछ भी कह लो, एक मैन है, वो आर्ग्यूमेंट पे आया, काम पे किसी के साथ उसकी बहसबाजी हो गई। तो वो बहस के बाद उस पे रिग्रेशन मैकेनिज्म आया और उसने बाहर आके ऑफिस से स्मोकिंग करनी शुरू कर दी, या टेंशन में आके ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया। या कोई और भी एग्जाम्पल ली जा सकती है कि एक वुमन है, वो वर्क पे है, उसे बॉस ने डांट दिया तो उसका रोना निकलना शुरू हो गया, वो बच्चों की तरह सॉब कर करके रोने लग गई। तो रिग्रेशन क्या हुआ कि सिचुएशन बहुत थ्रेटनिंग थी, जब हम उस सिचुएशन के अंदर फंसे तो अपनी एज से पिछली वाली स्टेज में चले गए और छोटे बच्चे की तरह या किसी पिछली स्टेज में जैसे हम बिहेव करते थे वैसे हमने बिहेव करना शुरू कर दिया। नाउ कम्स रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है वो आपने सोच समझ के बनाया है कि मैंने ऐसे रिएक्ट करना है इस सिचुएशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन देखो, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज अनएक्सेप्टेबल अर्जेस, यानी आपकी कोई सोच है, आपकी कोई फीलिंग है, और आपको पता है कि ये फीलिंग जो है इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करना किसी के आगे, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो मैं सोसाइटी की नज़रों में हो सकता है बुरी बन जाऊं या अपने अपनी नज़रों में मैं गिर जाऊं। तो हम उस फीलिंग को रिफ्यूज कर देते हैं कि मैंने ऐसे इस फीलिंग को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए एक वुमेन की, कि एक वुमेन है, वो अपनी बूढ़ी माँ का खाना भी बनाती है, उसका घर भी साफ करती है, उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाती है, सारा काम अपनी मदर का वो करती है जो एक अच्छी बेटी को करना चाहिए, या कह लो अच्छी बहू को करना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो सारा काम तो करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो जो एजिंग मदर है उसको हेट करती है, उसे ये करने का मन नहीं करता।
लेकिन रिएक्शन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसका उसके दिमाग पे इतना असर है कि वो अच्छा बनने के लिए वो सारा काम करती है। तो ये था एक और मैकेनिज्म जो बड़ी बार लाइफ में देखा गया है कि लोगों के अंदर होता है। आगे चलते हैं। ये भी पेपर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रोइड थ्योरी। इन थ्योरीज को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है और ये बोला गया है कि ये थ्योरीज जो हैं इसके अंदर कई कमियां हैं। कुछ एक हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है यहाँ पर। जैसे पहली है नैरो फोकस। ये जो थ्योरी है फ्रोइड की, इसके अंदर बहुत कम अटेंशन दी गई है इन्वायरमेंट के ऊपर। सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को डिटेल में नहीं स्टडी किया गया। कल्चर का स्टडी मिसिंग है। और ये भी बोला गया है कि ये जो स्टडी है ये ह्यूमन सेक्सुअलिटी के ऊपर ही निर्धारित होकर रह गई। इसने और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे ह्यूमंस के उनको स्टडी नहीं किया। सेकेंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है नो साइंटिफिक बेसिस। इसका क्रिटिसिज्म इस बात के ऊपर भी किया गया कि कोई भी एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों की रिसर्च करी, उसे कैसे प्रेजेंट किया, कौन से उस पे स्केल्स लगाए या क्या स्टैट्स की टेक्निक लगाई। ऐसी चीजों का होना इसके अंदर मिसिंग रह गया, तो इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। अगला पॉइंट है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस का मतलब है कई सारे मॉडर्न क्रिटिक्स आए या वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने ये बोला कि फ्रोइड की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड थ्योरी है। इसने जो साइको एनालिटिक थ्योरी दी उसमें वुमेन को काफ़ी नेगेटिव करेक्टराइज किया गया है, तो ये एक बायस्ड थ्योरी है। तो इस तरीके से हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में फ्रोइड की जो थ्योरी थी उसको डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी थ्योरीज को कवर करेंगे और आपको सारी थ्योरीज की कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। सो थैंक यू डियर लर्नर्स।